हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर से एक और नया चैप्टर, जो कि हमारी बुक का रहेगा चैप्टर नंबर 3। पहले 2 चैप्टर के वन शॉट्स भी मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो भी देख लेना। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स हमारे बिजनेस की लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स है जो आज की क्लास के अंदर हमारे को समझने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो, रूल रेगुलेशंस कहां पर नहीं होते। हमारे घर के अंदर भी कुछ रूल रेगुलेशन है कि इतने बजे घर में पहुंचना है, रात को इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना खाना है, और अगर हमने ऐसा नहीं करा तो घर वाले फिर हमारी पिटाई भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे स्कूल्स के भी कुछ रूल रेगुलेशंस है कि इतने बजे स्कूल के अंदर एंट्री करनी है, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहन के आना है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे टीचर्स हमारी पिटाई कर देंगे। सेम इसी तरीके से जब हम बैंकों में जाते हैं तो बैंकों के भी कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं। देखो, रूल और रेगुलेशन बनाने से हर चीज अपने एक प्रॉपर मैनर में चलती है और सभी लोग बिल्कुल एक तरीके से एक जैसा काम करते हैं। सोचो, अगर स्कूलों को यह ना बताया जाए कि सिलेबस में क्या पढ़ाना है, तो हर स्कूल अपने हिसाब से अलग अलग सिलेबस पढ़ाएगा, जिससे एग्जाम लेने में, सीबीएसई को एग्जाम लेने में कितनी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए कुछ रूल और रेगुलेशन हर जगह फॉलो होने चाहिए। इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी जब कंपनियां, जब फर्में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती हैं तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस बना रखे हैं, जिन्हें हम कंसेप्ट, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो सोचो, सभी लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग अलग बनेगी। अब गवर्नमेंट जब टैक्स कलेक्ट करेगी तो किसी ने किसी मेथड से बुक्स ऑफ बना रखा है, किसी ने किसी मेथड से और किसी ने किसी मेथड से। गवर्नमेंट को कितनी दिक्कत आएगी। इवन जब बैंक वाला लोन देगा तब अलग अलग फर्मों की अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट अगर अलग अलग मेथड से बनी होगी तो उसे लोन देने में कितनी दिक्कत आएगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए, मतलब अकाउंटिंग करने के लिए, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं ताकि सभी लोग इनको फॉलो करें और सबकी बुक्स ऑफ अकाउंट एक जैसी बने। तो आज की क्लास के अंदर हम उन्हीं कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। मिड टर्म के अंदर भी चैप्टर अच्छे खासे नंबरों का आ जाता है और फिर फाइनल के अंदर तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके कंसेप्ट के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्दर आप जब आगे के अकाउंट्स की स्टडी करोगे तो आपको इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका अकाउंट्स का जो बेस है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और आगे आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। तो इसलिए आप सारी चीजों को ध्यान से समझना। हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप क्या होता है, मीनिंग, नेचर, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन यानी कंसेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझेंगे, और लास्ट में आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारा इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी कुछ टर्म्स हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, वरना ये पूरे चैप्टर के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है, फिर होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और फिर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हमें 3 चीजों को पहले समझना होगा, और जब इन सभी को मिला दिया जाता है तो इसे हम लोग कह देते हैं GAAP, बोले तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जब इन सबको मिला दिया जाता है। ठीक है, देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। पहले हम एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल पे जाते हैं। देखो, सबसे पहले एक स्कूल है। एक स्कूल को बनाने के पीछे क्या एजम्पशन होता है, मतलब पर्पस क्या होता है कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना है और देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करना है। स्कूल बनाने के पीछे तो यही पर्पस होता है ना कि देश में सारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर देश की तरक्की होगी। तो हम बोल सकते हैं ये स्कूल का एक एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब कंसेप्ट, इस स्कूल को बनाने के पीछे का
पर्पस क्या है, कंसेप्ट क्या है कि एक अच्छी एजुकेशन देना है। क्लियर हो गया। अब इस एजुकेशन को देने के लिए गवर्नमेंट को क्या करने पड़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स लगाने पड़ेंगे, जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी के टीचर्स देश के अंदर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसी तरीके से भाई बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना, कितना सिलेबस पढ़ाना है, किस एज में बच्चों को कौन सी क्लास पढ़ानी है, तो हमारे को क्या करने पड़ेंगे, फिर कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। दो चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर एक स्कूल के अंदर बच्चों के आने का टाइम क्या होगा, बच्चों के जाने का टाइम क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों की अटेंडेंस कैसे लगेगी, बच्चों का कौन सा पीरियड कौन से सब्जेक्ट का होगा, तो ये सारी चीजें हमारे को बनानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से ये जो पूरा स्कूल है ये चलेगा। आप इस चीज को ऐसे समझो कि जो स्कूल का पर्पस है वो एक तरीके से कंसेप्ट है, फिर जो रूल्स लगाए गए इस पर्पस को पूरा करने के लिए जो रूल्स लगाए गए वो है प्रिंसिपल, और फिर इन प्रिंसिपल्स को पूरा करने के लिए जो हमने स्कूल के अंदर छोटे छोटे नियम बनाए इसे हम लोग कह देते हैं स्टैंडर्ड्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से अकाउंट्स को करने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट बनाए गए हैं, मतलब भारी भारी कंसेप्ट। अब इन कंसेप्ट्स को पूरा करवाने के लिए कुछ अकाउंट्स के रूल्स बनाए गए हैं, जैसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, और इन दोनों को पूरा करने के लिए फिर कुछ छोटे छोटे नियम बनाए गए हैं, जैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अकाउंटिंग कंसेप्ट 3 है जो पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है। तीनों कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल 11 है जो पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल सेम है और एक जैसे हैं। और उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो तरीके का होता है, एक होता है इंडियन एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो ऑलमोस्ट 29 स्टैंडर्ड्स है, कुछ आगे पीछे भी है क्योंकि कुछ हट भी गए हैं। क्लियर है। और उसके बाद आ जाता है हमारा IFRS, क्योंकि हमारा देश दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ बिजनेस कर रहा है, तो जब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस होता है और जो अकाउंटिंग की जाती है तो वहां पर जो रूल्स फॉलो होते हैं वहां पर IFRS के रूल फॉलो होते हैं। क्लियर। IFRS के अंदर भारत ने कितने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, लगभग 41 या 42 अप्रॉक्स स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। क्लियर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंट के मेन फंडामेंटल्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी उन फंडामेंटल्स को अप्लाई करने के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं, और उसके बाद इन दोनों को फुलफिल करने के लिए कुछ छोटे छोटे नियम बनाए गए हैं जो हमारे इंडिया के लेवल पे भी बनाए गए हैं। और क्योंकि हम दुनिया के अलग अलग देशों से भी अभी रिलेशन कर रहे हैं, अलग अलग देशों से भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर कुछ IFRS बनाए गए। तो हमें इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें पढ़नी है। ओवरऑल इन सारे रूल्स को मिलाकर बन जाता है गैप। क्या बन जाता है? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्यों बनाया गया है? ताकि सभी लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंट एक जैसी बने, यूनिफॉर्मिटी आए, है ना, आसानी से बुक्स ऑफ अकाउंट बने, इसलिए बनाया गया है। चलिए आइए सबसे पहले हम गैप को समझते हैं। क्या है भाई? बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है। हाउ टू कीप बिजनेस अकाउंट, कि बिजनेस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। फॉलो द सेम अकाउंटिंग रूल, ताकि सभी लोग एक जैसे अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करें, सारी कंपनियां, सारी फर्में, सब कोई, है ना। गैप हेल्प इन द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गैप हमारे को, यानी कि ये जो रूल और रेगुलेशंस हैं, यानी ये जो कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड है, ये हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब चीजों को बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द प्रॉफिट लॉस असेट्स एंड लायबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या शो करते हैं? प्रॉफिट बिजनेस में कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, असेट्स बिजनेस पे कितने हैं, या फिर लायबिलिटी कितने हैं। गैप मेक्स अकाउंट्स क्लियर, इजी एंड अंडरस्टैंड। गैप जो है, यानी ये जो रूल और रेगुलेशंस हैं, ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लियर, इजी और अंडरस्टैंडेबल मोड में लेकर आते हैं। क्लियर। इट हेल्प द पीपल ट्रस्ट एंड कंपनी अकाउंट। कह रहा है कि अगर हम इन रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो सभी लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। क्लियर है। इन इंडिया गैप रूल्स आर इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं, प्रिंसिपल हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इन सबको रेगुलेट करना कि इंडिया के अंदर कैसे कैसे ये बनाए जाएंगे, कैसे कैसे अप्लाई किए जाएंगे, ये सारे काम कौन करता है? ICAI। इवन इंडिया के अंदर जो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी चल रहे हैं
उनको भी किसने बनाए हैं? ICAI ने बनाए हैं। क्लियर हो गया? कंपनीज मस्ट फॉलो गैप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये कहता है कि हर कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बिना गैप फॉलो किए, मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड फॉलो किए बगैर नहीं बना सकती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये था हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मीनिंग, नेचर, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या नेचर, फीचर्स और मीनिंग है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स हैं, मतलब ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हम अकाउंट्स बनाते टाइम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, दे हेल्प द शोइंग द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तभी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही प्रॉफिट बताएगी और सही लॉस बताएगी, सही असेट्स और लायबिलिटी हमारे को बताएगी, मतलब हमें अपना ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चल पाएगा। दीज रूल्स मेक अकाउंटिंग सिस्टमैटिक एंड यूनिफॉर्म। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तभी हमारे अकाउंट में यूनिफॉर्मिटी आएगी, मतलब हमारे अकाउंट सबसे मैच खाएंगे। क्लियर? वरना कोई मानेगा भी नहीं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को। दे आर फॉलो बाय द बिजनेस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर बिजनेस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते टाइम इन चीजों को, इन प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स को फॉलो करना ही पड़ता है। फिर आते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या नेचर है? जनरली एक्सेप्टेड रूल, सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस। भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बना के रख दी गई। लोगों ने बिजनेस करा होगा, बिजनेस में दिक्कतें आई होंगी, तो इन दिक्कतों को देखते 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 लोगों ने क्या बना दिए? नियम बना दिए, मतलब गवर्नमेंट ने इनको नियम बना दिया होगा, इनसे सीख ली होगी, है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल रातों रात बन गए ऐसी चीज नहीं है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट वगैरह के बेसिस पर बनाए गए हैं। दिक्कतें आई हैं, फिर उन दिक्कतों को सोल्व करने के लिए उन नियमों को बनाया गया है। दे हेल्प कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग वर्क। ये हमारी अकाउंटिंग वर्क में कंसिस्टेंसी लाते हैं। सोचो, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो इस साल अकाउंटिंग हमने किसी और तरीके से बनाई, अगले साल किसी और तरीके से बनाएंगे, अगले साल किसी और तरीके से, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी हमारी बुक के अंदर। दे मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल। हर बंदा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर भरोसा करेगा और कंपैरेबल, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट कंपैरेबल होगी, मतलब आप इजीली क्या कर सकते हो? दूसरे की बुक से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप भी फॉलो कर रहे हो, सामने वाला इंसान भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, चेंज ओवर अ टाइम एज अ बिजनेस नीड चेंजेस। देखो अकाउंट्स के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं या फिर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, ये ऐसा नहीं कि फिक्स हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, बिजनेस करने का तरीका चेंज होगा, रूल और रेगुलेशंस चेंज होंगे, है ना, तो इन सब चीजों में भी धीरे धीरे चेंज आ जाएगा। क्लियर? फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड रूल, हर बंदा एक्सेप्ट करता है। हेल्प एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में हमारी मदद करता है, इससे बुक्स ऑफ अकाउंट में यूनिफॉर्मिटी आती है। बुक्स ऑफ अकाउंट रिलायबल बनता है, मतलब सभी लोग उस पर बिलीव करते हैं, कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर बनाया गया है। फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है भाई, फ्लेक्सिबल है। टाइम के साथ साथ इनमें चेंज आएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, उसमें से कुछ हट भी चुके हैं, है ना, कुछ नए भी आ जाते हैं, तो ये सब चेंज होता रहता है। इंश्योर द ट्रू एंड फेयर व्यू, इससे ट्रू और फेयर व्यू हमारे बिजनेस का पता चलता है, हमारे बिजनेस का सही सही अंदाजा होता है। तो ये है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब कुछ भी बोल लो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल लो, कंसेप्ट बोल लो, स्टैंडर्ड बोल लो, अगर प्रिंसिप आ जाता है कि मीनिंग बताओ, नेचर बताओ, तो सब में यही चलेगा। ठीक है, सबका एक ही है, वैसे प्रिंसिपल यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन या कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था कि हमें इस चैप्टर के अंदर मुख्य तौर पे 3 बड़ी चीजें सीखनी है। अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिस पे पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है, ठीक है, उन कंसेप्ट्स को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स, जिसे कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए छोटे छोटे रूल, जिन्हें कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर हो गया? गैप जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। टोटल ये 3 होते हैं। पहले नंबर पे हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। भाई गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि अगर तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया
तो तुम्हारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसे कल ही बंद कर दूंगा, परसों बंद कर दूंगा, एक साल बंद कर दूंगा। अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं इसे बहुत लॉन्ग टर्म तक चलाऊंगा। कब तक? जब तक चलता रहेगा तब तक चलाता रहूंगा। आपको पता है इसी कंसेप्ट की वजह से हम बनाते हैं P&L अकाउंट। जिन चीजों का बेनिफिट हमें एक साल के अंदर मिल जाता है, जिन खर्चों का, वो P&L अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जिन खर्चों का बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिलता है उसको हम लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, यानी वो हमारा बनता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पता है इसी बेसिस पर हम असेट्स को अलग अलग करते हैं, करंट असेट्स और हमारा नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स हम बोलते हैं एक साल से कम बेनिफिट पहुंचाएगा, और नॉन करंट असेट्स एक साल से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। अरे तुम एक साल से ज्यादा बिजनेस चलाओगे तभी तो तुम उसको नॉन करंट असेट्स मान रहे हो, है ना। तुम एक साल से ज्यादा बिजनेस चलाओगे तभी तो तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखा रहे हो कि भाई ये खर्चा हमें एक साल से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तुम P&L में दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है इसका बेनिफिट हमें एक साल से कम में मिल जाएगा। अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो ना करें तो हम अपना P&L और बैलेंस शीट अलग अलग बनाएंगे ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम P&L और बैलेंस शीट बनाते इसलिए क्योंकि हम इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। क्लियर? अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो ना करें तो क्या हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या हमारे लिए करंट एसेट्स और क्या हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स। देखो हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे, हम जल्दी बिजनेस को क्लोज नहीं करेंगे। अकाउंट्स आर प्रिपेयर अज्यूम द क्वांटिटी ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल क्या दे रखा है? एग्जांपल दे रखा है कि मशीन खरीदा 5 लाख का, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना और बैलेंस शीट में दिखाया। जबकि आपने रिपेयर करवाया 30,000 का, ये भी तो खर्चा है भाई, मशीन खरीदना भी तो खर्चा है, लेकिन इस खर्चे को तुम बैलेंस शीट में दिखा रहे हो क्योंकि मशीन एक साल से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। आपको पता है बिजनेस अभी चलने वाला है, आगे भी चलेगा, ठीक है। और 30,000 का जब आपने रिपेयर करवाया तो उसे आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाया क्योंकि आपको पता है रिपेयर जो हमने करवाया वो इसी साल इसका बेनिफिट मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला हम समझते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन। भाई कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी रखो। एक ही काम को करने के कई तरीके हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, डेप्रिसिएशन निकालने के कई तरीके। पहला हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर हमारा WDV मेथड है, एनवीटी मेथड है। लेकिन एक साल तुमने अगर एक मेथड लगा दिया तो हर साल एक ही मेथड लगाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से हम जो अपनी स्टॉक वैल्यू करते हैं उसके भी कई मेथड है, लीफो, फीफो, इसी तरीके से वेटेड एवरेज। तो एक बार जो लगा दिया वही मेथड लगाते रहो। भाई कंसिस्टेंसी तो हमारी लाइफ के अंदर भी जरूरी है। आपने एक दिन बहुत मन लगा के पढ़ाई करी, उसके बाद 12 दिन 10 दिन पढ़ाई नहीं करी, फिर क्या होगा? सारा भूल जाओगे। तो कंसिस्टेंसी तो हर चीज में जरूरी है। तो सेम इसी तरीके से जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो हमें सेम अकाउंटिंग मेथड हर साल यूज करना चाहिए। अकाउंट्स के मेथड एक बार सिलेक्ट करो और हर साल उसी मेथड को यूज करो। फेयर कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन इजी होगा। सोचो इस साल कोई और मेथड लगा, अगले साल कोई और मेथड, फिर तो तुम अपनी बुक्स कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन चेंज होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, द सेम मेथड इज यूज्ड फॉर एवरी ईयर। अगर आप स्टॉक के अंदर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये वाला मेथड लगा रहे हो तो हर साल यही मेथड लगाना। क्लियर हो गया? तो 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा दिए, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्चुअल अजम्पशन। एक्चुअल अजम्पशन क्या कहता है? एक्चुअल अजम्पशन कहता है कि अगर तुम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, और उस ट्रांजेक्शन में आपने इनकम कमा लिया, भले ही पैसा मिला या नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने पैसा कमा लिया है तो बुक्स में रिकॉर्ड करो। एग्जांपल, मेरा एक दोस्त मेरी दुकान पे आता है, 50,000 का सामान मेरे से लेता है और सामान लेके चला गया, बोला भाई पैसे दूंगा 1 महीने के बाद। मैंने तो सामान उसको दे दिया ना, अब सामान चाहे खराब होए, चाहे वो सामान के साथ आग लगा दे, चाहे वो सामान में कुछ भी करे, वो सामान उसका हो चुका है। मतलब मेरी तरफ से तो सेल हो चुका है। हाँ, उसने अभी पैसे नहीं दिए, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड ना करूं? मैं 1 महीने का वेट करूं कि जब वो पैसे देगा तब मैं रिकॉर्ड करूंगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मैंने सेल कर दिया तो मुझे उसका नाम रिकॉर्ड करना है। हाँ, पैसे वो फ्यूचर में देगा तब मैं कैश की रिकॉर्डिंग कर लूंगा। बात समझ में आई? सेम इसी तरीके से मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता है, उसका महीना लग गया 1 तारीख को और आज हो गई 20 तारीख, मैंने उसके पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या बोलूंगा? जिस दिन तुझे पैसे दूंगा उसी दिन रिकॉर्ड करूंगा? नहीं, सैलरी लग गई है तो बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, है ना। जब दोगे तब अलग बात है, तब कैश की एंट्री कर लेना। तो याद रखना, हमारा ये कंसेप्ट कहता है कि जो इंसान कैश बेसिस पर अकाउंट्स बनाता है, कैश का इंतजार करता है, कैश आएगा जाएगा तब रिकॉर्ड करूंगा, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट पे हमें कोई भरोसा नहीं।
बुक्स ऑफ अकाउंट एक्चुअल बेसिस पे चलता है, मतलब कैश बेसिस पे नहीं चलता। इसके ऊपर एक चैप्टर भी है अगला, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कहता है एक्चुअल अजम्पशन मींस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर, नॉट व्हेन कैश रिसीव ऑन पेड, ठीक है। इनकम रिकॉर्डेड व्हेन इट्स अर्न, पैसा कमा लिया तो रिकॉर्ड कर लो, और खर्चा अगर हो चुका है तो उसको रिकॉर्ड कर लो भाई, वेट मत करो, ठीक है। अगर सैलरी मार्च की है, ड्यू है ना, और आप उसे अप्रैल में पे कर रहे हो तो आप उसे मार्च में रिकॉर्ड कर लो कि सैलरी ड्यू हो गई है, यानी अप्रैल में जब पे करोगे जब रिकॉर्ड करोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए, तो 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं, और अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तरफ आ रहे हैं। अकाउंटिंग एजम्पशंस को या फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करने के लिए कुछ छोटे नियम बनाए गए हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी, या इसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसे हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात कहता है कि जो बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है, वो बिजनेस के ऑनर से बिल्कुल अलग है, ठीक है। बिजनेस का ऑनर अगर कोई पैसा लगाएगा, मान के चलो मैंने अपनी एक बहुत बड़ी सी शॉप खोली, ठीक है, मैंने एक शॉप खोली तो मेरा बिजनेस है। अगर मैं बिजनेस के अंदर पैसा लगाऊंगा तो उसे भी बिजनेस में रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये कैपिटल है। और बिजनेस का ऑनर अगर बिजनेस से कुछ पैसे निकालेगा तो उसे भी रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये ड्रॉइंग है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर बिजनेस का ऑनर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करता है तो इसकी रिकॉर्डिंग यहां नहीं होनी चाहिए। जैसे ऑनर ने अपने घर के लिए टीवी खरीदा, तो अबे टीवी बिजनेस के लिए तो नहीं खरीदा, ऑनर ने खरीदा, वो तो अपने घर में एंजॉय करेगा इस टीवी को, बिजनेस में तो कोई यूज नहीं है। इसने अपने लिए कार खरीदी, ठीक है जी, इसने अपने घर के अंदर अपना नया घर बनवा लिया, इससे बिजनेस का क्या लेना देना। हाँ, अगर कोई ऐसा काम करे जिससे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़े, जैसे अपनी सेविंग निकालकर बिजनेस में लाके लगा दी, है ना, बिजनेस के अंदर से कोई सामान निकालकर अपने घर लेकर चला गया, तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी। मतलब ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। ऑनर अपनी लाइफ में कुछ भी करे, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर उसके उस फैसले से, उसके उस डिसीजन से बिजनेस पर कोई असर पड़ता है तो हाँ, उस चीज की हम रिकॉर्डिंग करेंगे फिर, ठीक है। आगे चलते हैं। बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस एंड ऑनर आर डिफरेंट आइडेंटिटी। कह रहा है कि भाई बिजनेस और ऑनर जो है उनकी डिफरेंट आइडेंटिटीज है। क्लियर हो गया? ऑनर पर्सनल ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। अगर ऑनर अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रांजैक्शन करता है, कार खरीद रहा है, एसी खरीद रहा है, फ्रिज खरीद रहा है अपने घर के लिए, अपना घर बनवा रहा है, इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है भाई। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। हम सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। दिस हेल्प द कैलकुलेटिंग ट्रू प्रॉफिट। इससे हमें अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट पता चलेगा। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। हाँ, अगर ओनर कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। कैपिटल बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर ओनर अपने घर से कोई पैसा बिजनेस में लाके डालता है तो बिजनेस के ऊपर उधार चढ़ रहा है भाई। बिजनेस को पैसा कमा के फिर पैसा वापस करना है उसको, ठीक है। सो द ओनर इज कंसीडर्ड क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। इसलिए ऑनर को बिजनेस का क्रेडिटर भी कहा जाता है। क्रेडिटर मतलब जिसने उधार दिया हुआ है बिजनेस को पैसा, ठीक है। एग्जांपल से समझो, अगर ऑनर 1 लाख रुपए लगाता है बिजनेस में तो बिजनेस की कैपिटल है। अगर ऑनर बिजनेस से 5,000 रुपए निकालता है तो बिजनेस की ड्रॉइंग है, ठीक है। ऑनर पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑनर ने अपने घर का बिजली का बिल पे करा, ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऑनर बिजनेस का बिजली का बिल पे करता है तो इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, क्योंकि वो हाँ बिजनेस से डील कर रहा है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्या कहता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल? बहुत सिंपल सी बात कहता है भाई सुनो, बिजनेस को ना सिंप्लीफाई करो। कैसे? कुछ कुछ दिनों पर हिसाब कर लिया करो अपने बिजनेस का। कुछ कुछ दिनों पर हिसाब कर लोगे तो तुम्हें यह पता चलता रहेगा कि हमने इस पीरियड में कैसी परफॉर्मेंस करी। जैसे मान के चलो कि अगर मैंने आज अपना बिजनेस स्टार्ट करा, मान लो मैंने अपना बिजनेस 2025 में स्टार्ट करा, तो भाई 1 साल के बाद, मैक्स टू मैक्स 1 साल, 1 साल के बाद 2026 में ये चेक जरूर कर लेना कि तुम्हारे बिजनेस में पिछले 1 साल में तुमने क्या करा। तुम ऐसे नहीं बोल सकते हाँ भाई मेरा बिजनेस जिस दिन बंद होगा मैं उसी दिन इकट्ठा हिसाब करूंगा कि मैंने क्या कमाया और क्या नहीं कमाया। बोला ये सही तरीका नहीं है। आपके बिजनेस की जो लाइफ है, मान लो आपने अपना बिजनेस 10 साल चलाया,
तो इस 10 साल में आपको कम से कम 10 बार हिसाब करना है। हर एक एक साल पे अपना हिसाब करो। यार ये सही चीज भी है, खुद सोचो, है ना सही चीज कि मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कुछ कुछ दिनों पर हिसाब करें। अगर छोटी फर्म है तो 6 महीने पे भी कर सकती है, 1 महीने पे भी कर सकती है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल कहता है कि 1 साल में एक बार हिसाब होना चाहिए। ठीक है भाई, इसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, बिजनेस लाइफ डिवाइडेड इनटू द फिक्स टाइम पीरियड, अकाउंट्स आर प्रिपेयर फॉर ईच पीरियड सेपरेटली। हर पीरियड के लिए अलग अकाउंट्स हमारे को बनाना है। जैसे 2025 से 26 का अलग बनाया, 2026 से फिर 27 का, 2027 का अलग बनाएंगे, फिर 2028 का अलग बनाएंगे, इस तरीके से। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड फॉर दैट पीरियड ओनली, और उस पीरियड के लिए हमें हर साल अपना अलग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि हमने पिछले साल क्या करा, इस साल क्या करा। जो हम गलतियां कर रहे हैं उसको हम ठीक कर लेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, कॉमन अकाउंटिंग पीरियड इज 1 ईयर। ज्यादातर ये जो पीरियड है जिसमें ब्रेक किया जाता है ये 1 ईयर माना जाता है। और आपको पता है फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करना है जिन्हें हम मनी के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब जिसका हम पैसों में, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी पे करी, पैसों में है, सेल करा, परचेस करा, सैलरी पे करी, वेजेस पे करा, सब पैसों में है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत एफिशिएंट है, हमारे एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट हैं, हमारा जो एम्प्लॉयर है बहुत मेहनती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती क्योंकि इनको हम मनी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे कोई घटना कोई इवेंट कितना भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर वो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मनी के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं। मनी को यूज करना है कॉमन मेजरिंग यूनिट में। जैसे सैलरी रिकॉर्ड करनी है वो भी पैसों की फॉर्म में होगा, वेजेस रिकॉर्ड करना है वो भी पैसों की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी, सेल, परचेज, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो सबको मनी की फॉर्म में ही आप रिकॉर्ड करोगे। मतलब मनी जो है वो कॉमन यूनिट है बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। ट्रांजेक्शन लाइक परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा और मनी की फॉर्म में। नॉन मॉनेटरी आइटम यानी नॉन इकोनॉमिक आइटम जो होता है, जैसे हॉनेस्टी ऑफ ऑनर, स्किल ऑफ वर्कर, गुड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भाई हम इनको कैसे मनी में कन्वर्ट करेंगे। हमारा जो मैनेजर है बहुत एफिशिएंट है, इस चीज को आप कैसे मनी में कन्वर्ट करोगे, तो ये रिकॉर्ड नहीं करना आपको। दिस प्रिंसिपल हैव द मेंटेन द क्लियर, सिंपल एंड यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लियर, सिंपल और यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा बनेगा। एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो ये रिकॉर्ड होगा, आपने रेंट पे करा है तो ये रिकॉर्ड होगा, लेकिन आपके एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्किंग है, इस चीज को आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप इसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि वो हर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके बिजनेस के अंदर है वो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करना चाहिए। आपने कहीं पर बहुत भारी लोन उठा रखा है, मान के चलो आपने बैंक से बहुत लंबा चौड़ा लोन उठा रखा है, तो आप उस लोन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा रहे हो। क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि अगर आप वो लोन दिखाओगे तो लोगों को लगेगा यार इसके ऊपर तो बहुत सारा डेट है, उसके ऊपर तो बहुत कर्जा है, फिर कोई हमारे को उधार देने से मना करेगा, कोई हमें उधार की डिलीवरी नहीं करेगा, तो इसलिए हमने उस लोन को दिखाना बंद कर दिया। ये धोखाधड़ी है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बिजनेस की कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जिससे लगता है कि सामने वाले के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, अगर मैं ये छुपा लूंगा तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आप उसको हाइड कर रहे हो, क्यों? क्योंकि भाई आपके साथ जितनी भी पार्टी हैं वो डील नहीं करेंगी केस को देखते हुए, तो ऐसा नहीं करना। भाई भले ही डील ना करे, लेकिन ये आपका सिद्धांत है कि आपको वो चीज दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में लोगों को पता चलेगा तो बोलेंगे यार ये बड़ा धोखेबाज आदमी है। ठीक है, तो इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इस प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होने चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, करेक्ट और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नथिंग इंपॉर्टेंट शुड बी हिडन, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज हिडन नहीं होना चाहिए। डिस्क्लोजर हेल्प, इससे क्या होगा?
इन्वेस्टर, क्रेडिटर और सभी लोगों को सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी और वो हमारे ऊपर बिलीव भी करेंगे, हाँ भाई इंसान सच्चा है, अपने बारे में सारी चीजें लिख देता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी डिस्क्लोज करो, जो आपने पे नहीं करी, आपके ऊपर चढ़ी हुई है। अकाउंटिंग पॉलिसी आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, डिस्क्लोज करो। अगर आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है उसे भी डिस्क्लोज करो। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर ये छुपा लोगे तो बैंक सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, बाद में पता चलेगा तो बैंक पछताएगा, फिर आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देगा, तो बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, है ना। फिर आता है हमारा मेटेलिटी प्रिंसिपल, फिफ्थ प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटेलिटी प्रिंसिपल। अब ये मेटेलिटी प्रिंसिपल हमारे को क्या कहता है, कहता है भाई सुनो, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मटेरियल चीज है, जो बड़ी चीज है बिजनेस में वो ही दिखाओ, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देना ही सही रहता है। एग्जांपल, आपने कोई 5 लाख का फर्नीचर खरीदा, आपने कोई 10 लाख की मशीन खरीदी, आपने कोई 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी, भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, इतना बड़ा अमाउंट आप छुपा नहीं सकते, है ना। इस चीज को आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर दो, बात समझ में आई कि नहीं, और असेट्स में रिकॉर्ड कर दो इस चीज को, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीज है, इसे आप हाइड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपने पेन खरीदा, आपने कॉपी खरीदी, आपने पेंसिल खरीदा, आपने बिजनेस के अंदर कोई छोटा मोटा कैलकुलेटर खरीदा, ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप सोचो इन सब चीजों को भी, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से असेट्स हैं भाई, पेपर एक बार खरीद लेते हैं 4-4 साल चल जाता है ना। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, पेपर, पेंसिल, है ना, पेन, कैलकुलेटर, अगर ये सब चीजें भी आप अपने बिजनेस में असेट्स मानने लग जाओगे तो पूरी बैलेंस शीट भर जाएगी। बोला जाता है कि भाई इन सभी चीजों को जोड़ के ना एक्सपेंस मान लो, सबको जोड़ लो, एक्सपेंस मान लो इसको, ठीक है। क्योंकि अगर तुम सबको असेट्स में दिखा दे रहे हो तो बैलेंस शीट इतनी बड़ी बन जाएगी, पहाड़ जैसी बैलेंस शीट। ऐसा नहीं करना, इंपॉर्टेंट चीजें दिखाओ बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो देखो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, मेटेलिटी प्रिंसिपल से दैट ओनली इंपॉर्टेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ एब्सेंस कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। मटेरियल है या नहीं हम कैसे पता करेंगे, अगर आपने कोई चीज छुपा ली जिसकी वजह से सामने वाले के साथ धोखा हो सकता है। भाई 20 लाख की आपके पास बिल्डिंग थी और आपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाई, ठीक है, तो ये तो बैंक वाले के साथ धोखा हो सकता है। बैंक वाले से आपने लोन उठा लिया और बिल्डिंग छुपा ली, आपने लोन वापस नहीं करा, बैंक वाले को पता ही नहीं आपके पास बिल्डिंग है, वरना बैंक जब्त कर लेता। तो ये तो आपने धोखा करा ना बैंक के साथ, वो चीज छुपा के। तो कहता है कि कोई भी चीज मटेरियल है या नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इससे सामने वाले बंदे का डिसीजन इफेक्ट हो सकता है कि नहीं। आपके पास 5 पेन थे, आपने पेन बैलेंस शीट में नहीं लिखा, ठीक है, पेन भी एक एसेट्स है, आपने नहीं लिखा बैलेंस शीट के अंदर। अब एक बात बताइए, तो क्या इस 5 पेन को छुपाने से, कुछ पेपर को छुपाने से क्या सामने वाले के साथ धोखा हो सकता है? नहीं, तो ये मटेरियल फैक्ट नहीं है। क्लियर? स्मॉल एंड अनइंपॉर्टेंट आइटम्स नॉट शो इन सेपरेटली, दिस प्रिंसिपल हेल्प द सिंप्लीफाइंग, इससे अकाउंट सिंपल होगा और रिकॉर्ड आसानी से बनेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि आपने मशीन खरीदी 1,50,000 का, ये इंपॉर्टेंट है, इसे शो करना चाहिए एसेट्स में। पेपर, पेन, ये फाइल, ये सारी चीजें भी 1 साल से ज्यादा चलती हैं, लेकिन आप इन सबको मिलाकर एक्सपेंस मान लो। अगर आप इन सब चीजों को भी एसेट्स में दिखाओगे तो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये प्रिंसिपल हमारे को ये चीज बताता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रूडेंस, या फिर जैसे हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहते हैं। भाई प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि हमें समझदार होना चाहिए। अगर हम बिजनेस चला रहे हैं ना तो हमें समझदार होना चाहिए। जो लॉस आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता चल रहा है कि 1 महीने के बाद ये प्रॉफिट, ये लॉस होने वाला है, 1 महीने के बाद ये खर्चा होने वाला है, तो भाई उसकी तैयारी करो। जैसे आज आप एक मशीन खरीद के लाए, ठीक है, 50 लाख की मशीन है, 10 साल तक चलेगी। अब एक बात बताइए, 10 साल के बाद अब वो मशीन एकदम खराब हो जाएगी, आप एकदम से 50 लाख कहां से लाओगे? तो सबसे अच्छा ये है कि 1 साल में उस मशीन पे जितना डैप लगता है उतने पैसे जमा कर लो। 5 लाख का मान लो डैप लगा, 5 लाख इस साल जमा करे, 5 लाख अगले साल, 5 लाख अगले साल, 5 लाख अगले साल। तो जितना जितना डैप लग रहा है हमने उसका क्या बनाया? रिजर्व बनाया। जब 10 साल पूरे होंगे तो हमारी जेब में 50 लाख जमा हो जाएंगे और हमारी मशीन भी खराब हो जाएगी। हम उस मशीन को हटाएंगे और उस पैसे से जाकर नई मशीन खरीद लेंगे। देखो समझदार बनेगी नहीं बनेगी? तो समझदार वही होता है जो फ्यूचर को देखते हुए तैयारी करे, मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉस और खर्चे को पहले से ही एज्यूम कर ले कि ये होने वाला है। आपके घर में भी देखो प्रूडेंस प्रिंसिपल अपनाते हैं आपके मम्मी पापा। आपकी कोई सिस्टर है, कोई बहन है, मान के चलो बड़ी है आपसे, उसकी शादी की उम्र है, तो क्या करते हैं? पहले से कुछ कुछ पैसे जमा करते रहते, ताकि भाई बाद में इकट्ठा जो पैसा खर्च होगा तो हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे। तो इसलिए पहले से ही पैसे जमा करो। प्रूडेंस मतलब जो खर्चा
10 साल 15 साल के बाद होने वाला है या 5 साल के बाद होने वाला है, उसकी तैयारी आज से स्टार्ट कर दी गई। इसे कहते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। लेकिन प्रूडेंस प्रिंसिपल एक चीज और कहता है, जो होने वाला प्रॉफिट है उसकी रिकॉर्डिंग मत करो। मान के चलो मेरा बिजनेस है, उसमें हर दिन 10,000 की सेल हो जाती है, मतलब हर दिन मुझे 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो मैं काम करता हूं, रोज 10,000 का प्रॉफिट तो होता है, तो मैं मान लेता हूं ना कल भी 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आज ही कर लेता हूं। जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, लेकिन जो लॉस और जो खर्चा फ्यूचर में आपको दिखाई दे रहा है, आपको संभावनाएं लग रही हैं, तो उसकी तैयारी करनी स्टार्ट करो। क्लियर? ये कहता है प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल, डू नॉट ओवर एस्टिमेट द इनकम और असेट्स। ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि अपनी इनकम और असेट्स को ओवर एस्टिमेट मत करो, मतलब ज्यादा मत लिखो। ऑल पॉसिबल लॉसेस रिकॉर्डेड, जो खर्चे होने वाले हैं, जो लॉस होने वाले हैं उसको रिकॉर्ड करो। प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर श्योर, अगर आप प्रॉफिट के रिगार्डिंग श्योर हो जाते हो तभी उसको रिकॉर्ड करो। दिस प्रिंसिपल फॉलो द आइडिया ऑफ प्ले सेफ, इससे आप बिजनेस के अंदर सेफ प्ले करते हो, मतलब आप खर्चों से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर लेते हो, लॉस से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर लेते हो। इट हेल्प द शोइंग द ट्रू एंड सेफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इससे आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेफ प्ले होगा एक तरीके से। हम ऐसे बोल सकते हैं जो लॉस होने वाला है अगर उसकी पहले से तैयारी करोगे तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मान लो आपके पास 50,000 का डेटर है। डेटर वो होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि इसमें से 5,000 रुपए का जो डेटर है वो हमारे पैसे लेकर भाग सकता है, मुझे 10 लोगों से पैसे लेने हैं, ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति से 5,000 रुपए लेना, और मुझे लग रहा है यार ये बंदा भाग गया है, कॉल उठा नहीं रहा, अपने एड्रेस पे है नहीं, तो मैं मान लेता हूं ना, मैं मान लूंगा तो अपनी बुक्स में पहले से ही दिखा दूंगा कि भाई डेटर 50 नहीं है, इसमें से 5 हटा दो, 5 आप नुकसान मान लो, तो 45,000 ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो इससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में सही जो नंबर्स है वो हमारे को कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो कहता है क्रिएट प्रोविजन फॉर बेड डेट 5,000, तो हमें इसका प्रोविजन बना लेना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमारे को क्या कहता है? ये प्रिंसिपल हमारे को कहता है कि जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग उसके कॉस्ट प्राइस पे करना चाहिए, ना कि उसके मार्केट प्राइस पर। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो मैंने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीदी 50 लाख की, ठीक है, 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी। अब 5 दिन के बाद मेरा एक दोस्त आता है, बोलता भाई बिल्डिंग कितने खरीदी? मैंने बोला 5 लाख। बोला 50 लाख। तो बोला चल एक काम कर, 55 लाख मैं अभी दे रहा हूं। अब दुविधा ये पैदा हो गई कि वो बंदा, अगला बंदा मेरे दुकान पर आया और 55 लाख की वैल्यू लगा के चला गया। तो मैंने क्या करा, अपनी बुक में 50 लाख से 55 लाख लिख दिया, मेरे को लगा तो 55 लाख का बिकेगा। अगले दिन एक बंदा और आता है, बोलता है यार बिल्डिंग बड़ी शानदार लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मैं 60 लाख देता हूं इसके। अब मेरा दिमाग फिर खराब हो गया, यार इस बिल्डिंग के तो 60 लाख मिल रहे हैं। मैंने अगले दिन फिर 60 लाख कर लिया। अगले दिन एक बंदा और आता है और बोलता है भाई क्या बिल्डिंग है, बेकार बिल्डिंग है, मैं तो इस बिल्डिंग के 40 लाख देता हूं। तो आप रिकॉर्ड कर लो 40 लाख भी। अगला बंदा 40 लगा के चला गया। अब एक बात बताओ, जितने मुंह होते हैं ना उतनी बातें होती हैं। ठीक है, आप अगर कोई एसेट्स लेकर आए हो, खरीद के लाए हो, तो कोई बंदा उसकी कोई वैल्यू लगाएगा, कोई वैल्यू, कोई वैल्यू, मतलब मार्केट के अंदर जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। हमें अपनी चीजों को अपने हिसाब से, जितने में हम खरीद के लाए हैं उतने रुपए पे रिकॉर्ड करना है, ना कि उतने रुपए पे जो मार्केट के अंदर बिक रही है। क्लियर हो गया? तो किसी भी एसेट्स को रिकॉर्ड करने का सही तरीका होता है कि जितने में आपने खरीदा उसमें से जितना डैप लग गया उसे माइनस करके लिख लो। जैसे मेरी बिल्डिंग में मान लेता हूं 10 साल चलेगी, 50 लाख की बिल्डिंग लाया, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और ये बिल्डिंग 10 साल चलने के मेरे पास चांसेस है। तो एक साल में बिल्डिंग कितनी घिसी? बिल्डिंग पुरानी भी तो होती रहती है, 5 लाख। तो अगले साल में बिल्डिंग की वैल्यू 45 लाख लिखूंगा एक साल के बाद। ठीक है, भले ही उस बिल्डिंग की बाहर कोई बंदा कोई भी वैल्यू लगाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कॉस्ट कंसेप्ट से असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस, द वैल्यू ऑफ असेट्स नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस, दिस प्राइस इंक्लूड परचेज कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस। देखो आपने बिल्डिंग 50 लाख की मान लो खरीदी और जिसने आपको बिल्डिंग खरीदवाई आपने 2 लाख उसको भी दिए, तो बिल्डिंग आपको कितने की पड़ गई? 52 लाख। तो आपको याद रखना है, जब आप कोई एसेट्स खरीदते हो और उस पर कोई खर्चा करते हो उस समय, तो वो भी उसकी कॉस्ट में ही जुड़ जाता है। इट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबिलिटी, ये आपकी बुक के अंदर ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी पैदा करती है। एग्जाम्पल, मशीन खरीद के लाए 1 लाख रुपए की, 1 साल के बाद
जो मार्केट वैल्यू है वो 1.40 हो गया, एक बंदा है बोला मैं 1.40 दे रहा हूं इसके, ठीक है, तो भाई आपको 1.40 रिकॉर्ड नहीं करना, मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको समझ में आया होगा। आपको कितने में रिकॉर्ड करना है, 1 लाख में खरीद के लाए थे, 1 लाख में रिकॉर्ड कर लो, और 1 साल के अंदर मान लो उसमें कुछ डेप्रिसिएशन लग गया, मान लो 10,000 का, तो आप उसे 90,000 पे रिकॉर्ड कर लो। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये प्रिंसिपल हमारे को ये चीज कहता है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, इसे हम मैचिंग कंसेप्ट भी कहते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि भाई जिस ईयर की इनकम होती है उसी ईयर का खर्चा भी होना चाहिए। एग्जांपल, मान के चलो कि मैंने एक अकाउंट बनाया, ठीक है, ये अकाउंट है 2025 का, ठीक है, मैंने इधर 2025 की सारी इनकम लिखी, 2025 में मेरे को इनकम हुई 1.5 लाख की, और इस सब इधर मैंने 2025 के सारे खर्चे लिखे जो कि खर्चे थे 1 लाख रुपए के। क्लियर हो गया? तो देखो यहां पर इनकम भी 2025 की और यहां पर खर्चा भी 2025 का, तो 2025 की प्रॉफिट कितना आ गया, 1.5 में से 1 लाख माइनस करूंगा, ये इनकम है मेरी, ये इनकम है और ये मेरा खर्चा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। सिंपल है। अब देखो गलती क्या होती है, मैंने इनकम लिखी 2025 की और खर्चा जो मैंने दिखाया वो 2025 का तो दिखाया, लेकिन एक खर्चा 2024 का था वो भी मैंने इसी साल दिखा दिया, तो मैंने इसमें 10,000 और खर्चा जोड़ दिया। क्लियर? जबकि ये जो खर्चा था ये 2025 का था और ये वाला जो खर्चा है मेरा ये 2024 का है। इस खर्चे को मैंने 2024 में पे नहीं करा तो मुझे 2024 में ही दिखाना चाहिए क्योंकि खर्चा तो उसी साल का था। अब इस खर्चे को मैंने इस साल दिखा दिया जबकि खर्चा है कब का, 2024 का। अब जो मेरा प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, देखो एक 50 में से एक 10 गया तो एक 40,000। क्लियर? अब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने किसी और साल का खर्चा इस साल दिखा दिया। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस साल का इनकम है खर्चा भी उसी साल का होना चाहिए, आगे पीछे के खर्चे आपने नहीं लेने हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है हमारे को, ठीक है। कहता है मैचिंग प्रिंसिपल से एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड द रिलेटेड इनकम, जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड का एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। दोज एक्सपेंस आर चार्ज विच हेल्प अर्निंग द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। कहता है कि आपने सिर्फ वही खर्चे रिकॉर्ड करने हैं जो, जैसे मान लो इस साल का ये जो सेल है, इस साल की जो इनकम है, इस साल की इनकम को कमाने के लिए मैंने इस साल कितने खर्चे करें, 1 लाख। ये 10,000 तो पीछे के साल का है तो ये इंक्लूड नहीं करना। तो सही खर्च इनकम जो आएगी वो एक 50 में से जब एक जाएगा तो 50,000 आएगी। अगर मैं पिछले साल का भी खर्चा ले लूंगा तो 40 हो जाएगी, जो कि गलत इनकम है। तो यही बात कह रहा है वो। दिस प्रिंसिपल हेल्प फाइंडिंग करेक्ट प्रॉफिट, इससे आपको करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। मैच इनकम विद एक्सपेंस, इससे आपका इनकम सही एक्सपेंस से मैच होगा। क्लियर? यहां पर एग्जाम्पल भी लिखा है, पढ़ सकते हो। क्लियर होता है? अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट या फिर ड्यूलिटी प्रिंसिपल भी इसे हम कहते हैं। ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी बात कहता है। कहता है हर ट्रांजेक्शन को 2 फॉर्म में रिकॉर्ड करो, डेबिट की फॉर्म में, क्रेडिट की फॉर्म में। कहता है भाई कुछ आया है ना तो कुछ गया भी होगा, है ना। आपने कुछ रिसीव करा है ना तो कुछ पे भी करा होगा। जैसे आपने सेल करा तो सामान गया आपके जेब से, आपके पास से, लेकिन बदले में पैसा भी तो आया होगा। और पैसा नहीं होगा तो आपने उस बंदे का नाम तो रिकॉर्ड करा हुआ कि फ्यूचर में हमें इससे पैसे लेने हैं, मतलब असेट्स तो क्रिएट हुए होंगे। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि हर ट्रांजेक्शन से 2 अकाउंट पे फर्क पड़ता है, एक डेबिट की फॉर्म में और एक क्रेडिट की फॉर्म में। मतलब हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं एक तरीके से। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल से दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन से 2 अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। द बेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और इस प्रिंसिपल को डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर बनाया गया है। क्लियर? फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट, और हर याद रखना कि जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम होता है। क्लियर? क्योंकि आपने अगर 20,000 रुपए किसी को कैश दिए होंगे तो जब 20,000 कैश गए तो क्रेडिटर भी तो 20,000 कम हो गए होंगे, लाइबिलिटी भी तो, कर्जा भी तो 20,000 कम हुआ। इसी प्रिंसिपल की वजह से हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब जैसे देखो, ऑनर इन्वेस्टेड कैश, ऑनर ने बिजनेस में 1 लाख लगाए तो बिजनेस में कैपिटल आया 1 लाख, ठीक है,
बिजनेस की कैपिटल बन गई 1 लाख, 1 लाख जो है बिजनेस की लायबिलिटी बनी, और 1 लाख बिजनेस में कैश आया जो कि बिजनेस के लिए असेट्स है। चेक करो, कैश में 1 लाख आया और कैपिटल में भी 1 लाख, मतलब दोनों अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। क्लियर है? तो ये है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट या फिर ड्यूलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, इसे हम प्रिंसिपल भी कह देते हैं। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं कि इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट सेज रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज अर्न। कहता है भाई रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करो, अपनी इनकम तब रिकॉर्ड करो जब आपने उसे कमा लिया हो। ठीक है, अगर आपको कोई कैश रिसीव हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी इनकम कमा ली है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि एक व्यक्ति हमारे पास आता है, ठीक है, और मैं शर्ट बेचने का काम करता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मेरे को 10,000 रुपए एडवांस देके जाता है और बोलता है मुझे इतनी शर्ट चाहिए। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या उस 10,000 रुपए को मैं अपनी इनकम मान लूं? क्या उस 10,000 रुपए को मैं सेल मान लूं? अभी नहीं मान सकता, क्योंकि अभी मैंने सामान दिया ही नहीं, वो तो एडवांस दे गया है। वो जो एडवांस पैसा दे गया वो तो मेरे ऊपर अभी लायबिलिटी है, वो इनकम नहीं है मेरी। वो मेरी इनकम कब बनेगी? जब मैं उसको शर्ट दे दूंगा, तब वो पैसे मेरे हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से एक स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने के लिए आया, ठीक है, और वो उसने आके मेरे को एडवांस में पैसा दे दिया, तो क्या वो मेरी इनकम हो गई? अभी वो मेरी इनकम नहीं है। हाँ, वो मेरे ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई है, वो पैसा, अभी वो पैसा मेरे ऊपर लायबिलिटी है, वो इनकम नहीं है। वो मेरी इनकम कब कहलाएगी? जब मैं उसे सक्सेसफुली 1 महीने पढ़ा दूंगा, तो वो पैसे फिर मेरे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट हमारे को कहता है कि भाई आप अपनी इनकम तब रिकॉर्ड करो जब आपने उसे कमा लिया है। जब तक अगर आपको पैसा मिल गया है तो वो आपकी इनकम नहीं है, जब तक आपने बंदे को सर्विस नहीं दी या जब तक आपने बंदे को गुड्स डिलीवर नहीं किया, वो आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगा तब तक। चलिए एक बार समझते हैं क्या है। रेवेन्यू इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसीव। सिर्फ कैश रिसीव हो जाने से इनकम नहीं होती, रेवेन्यू नहीं होता। बट व्हेन, ये इनकम तब बनती है सर्विस इज परफॉर्म, जब हमने सर्विस दे दिया या फिर हमने गुड्स डिलीवर कर दिया। जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए। पहले केस में बंदा एडवांस दे गया, अभी मैंने शर्ट नहीं दिया तो वो मेरी इनकम नहीं हुई। जिस दिन शर्ट दे दूंगा फिर वो पैसा मेरा। और दूसरे केस में मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एडवांस ले लिया, वो मेरी इनकम नहीं है। जिस दिन पढ़ा दूंगा 1 महीना पूरा हो जाएगा, फिर वो मेरे पैसे हो जाएंगे। ठीक है, दिस कंसेप्ट हेल्प शोइंग द ट्रू प्रॉफिट। इससे हमें हमारा सही प्रॉफिट पता चलता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट। कहता है हमें किसी भी पैसे को अपनी इनकम तब माननी है जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जब अर्निंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जब शर्ट दे दूंगा तब वो मेरी इनकम कहलाएगी। क्लियर हो गया? चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। अ कंपनी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट इन मार्च 2025 वर्थ 50,000 बट द पेमेंट रिसीव इन अप्रैल 2025। देखो ये वाला एग्जांपल से भी समझा देता हूं, ये वाली बात मैंने नहीं समझाई तो ये भी समझा देता हूं। मान के चलो कि मैंने किसी को 2025 के अंदर उधार में सेल कर दिया, ठीक है। अब मैंने सेल कर दिया, सामान उसके पास चला गया 50,000 का, लेकिन अगला बंदा मुझे पैसे देता है अप्रैल में। तो अब मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूंगा, मार्च में या अप्रैल में? इस केस में समझो सेल पूरा हो चुका है, सामान जा चुका है, लेकिन पैसे नहीं मिले, तो रेवेन्यू मैं मार्च की ही मानूंगा। मतलब सेल मैंने मार्च में ही कर दिया है, मतलब मैं इनकम मार्च में रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है, भले ही पैसे मुझे को अप्रैल में मिल जाए। तो इसका अपोजिट केस मैंने आपको समझाया था कि अगर हम किसी से एडवांस में पैसा रिसीव कर लेते हैं और हमने सामान नहीं दिया या सर्विस नहीं दी तो हमें इनकम रिसीव नहीं करना। लेकिन इसका दूसरा तरीका यह है कि अगर हमने सामान दे दिया और अगर हमने सर्विस दे दी और पैसे नहीं मिले, ठीक है, तो हम रेवेन्यू उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे भले ही पैसा फ्यूचर में मिले। तो दोनों केस समझ लेना आप ध्यान से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन दी मार्च 2025, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अगला आता है हमारा वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट या फिर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे उसको क्रॉस चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर हमने सेल करा है तो हमारे पास कैश मेमो या इनवॉइस कुछ तो होना चाहिए। अगर हमने कोई सामान खरीदा है, बेचा है, तो उसका हमारे पास बिल तो जरूर होना चाहिए। मतलब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन विदाउट एनी प्रूफ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। क्लियर है? वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट मींस ओनली दोस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड which can be verified by the evidence. Accounting record based on the proof like bills, invoice, receipts and vouchers. It avoid guessing the personal opinion and assumption.
कहता है कि हम पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पर हम कुछ गेस कर ले, हम कुछ एज्यूम कर ले, उसके बेसिस पर हमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर? दिस प्रिंसिपल मेक अकाउंटिंग रिलायबल एंड ट्रस्टवर्थी। इससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट रिलायबल बनता है और हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे ट्रस्ट भी होता है। क्लियर हो गया? अब हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर आ जाता है। मैंने बताया था कि अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिन पे हमारे अकाउंट्स, पूरा अकाउंट्स टिका हुआ होता है ना। ये मेजर रूल होते हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं और फॉलो किए जाते हैं। इनको फॉलो करने के लिए हमने फिर फर्दर कुछ रूल्स बनाए, जैसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये भी लगभग पूरी दुनिया के अंदर एक जैसे ही होते हैं। ठीक है? अब हर देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग और हर देश के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं और जो बिजनेस करने का तरीका होता है, तो इन प्रिंसिपल और कंसेप्ट के बेसिस पर कुछ रिटन रेगुलेशंस और रूल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इंडिया के अंदर भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा इंडिया कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करता है। देखो, इंडिया के अंदर दो तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते हैं। एक हमारा चलता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इशू करता है ICAI, जिसके अंदर अप्रॉक्स 29 स्टैंडर्ड्स अभी लगभग हैं। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स कम भी हुए हैं और कुछ बढ़ते भी रहते हैं, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। जिसमें पहला हमारा पॉलिसीज के रिगार्डिंग है, दूसरा इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के रिगार्डिंग है, तीसरा हमारा कैश फ्लो के रिगार्डिंग है। तो मतलब ये कई सारे हैं। ठीक है? ये कम और ज्यादा होते रहते हैं, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है, जैसी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग चेंज भी करते रहता है ICAI। ठीक है? और दूसरा हम फॉलो करते हैं IFRS। आज हमारा लेना देना दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी है। तो जब हम दूसरे देशों में डील करते हैं, दूसरे देशों की कंपनियां हमारे यहाँ काम करती है, हमारी कंपनियां बाहर जाकर काम करती है, तो सभी की बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी फर्में हैं, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर भी कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो इसे मेंटेन करने के लिए बनाया गया IFRS। ठीक है? इसके अपने कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं जो इशू किए जाते हैं IASB के द्वारा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। क्लियर हो गया? ठीक है? हमारा इंडिया जो होता है वो IFRS के नियम को सीधा सीधा फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हमारे देश की कंडीशन दुनिया के देशों से अलग है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, हमारे रूल रेगुलेशन अलग है। तो हम क्या करते हैं, देखो, वैसे तो हमें दुनिया के दूसरे देशों में भी जाके बिजनेस करना है, तो हमें उनके नियम तो मानने पड़ेंगे, लेकिन हम उनके नियम को पूरा नहीं मानते हैं, पूरा फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन अलग है। हम उनके बेसिस पर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। मतलब इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के लिए, या अपने इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपनियां बिजनेस कर रही है इंडिया की, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो IFRS के तहत बनाए गए हैं। इसके अंदर लगभग अप्रॉक्स 41 स्टैंडर्ड्स हैं, थोड़े ऊपर नीचे ये भी होते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब आपको पता चल गया होगा कि इंडिया में दो तरीके के रिटन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते हैं। जो इंडिया के अंदर के नियम है वो है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो ICAI इशू करती है, और इसमें 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंडिया IFRS को पूरा फॉलो नहीं करता है, बल्कि उसके बेसिस पर अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिजाइन करता है उन फर्मों और कंपनियों के लिए जो एक से ज्यादा देशों के अंदर डील करते हैं। और इसके अंदर लगभग अप्रॉक्स 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो अब मैंने आपका ये बेस तो बना दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और कैसे कैसे चलता है। अब जरा समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है भाई। रूल और कुछ गाइडलाइंस है जिसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते टाइम फॉलो करना होता है। इससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आती है, मतलब एक जैसे बुक्स बनाते हैं। ये हमारी बुक को रिलायबल और अंडरस्टैंडेबल मोड के अंदर लेके आते हैं। सभी लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो सब लोग एक जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, सब लोग एक तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे, एक तरीके से P&L बनाएंगे, एक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो सबकी बुक्स एक जैसी बनेगी। ठीक है? अब नेचर क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड रूल। ये रूल जो होते हैं स्टैंडर्ड रूल होते हैं, मतलब सबके लिए होते हैं, है ना। ऐसा नहीं किसी एक फर्म के लिए, दो फर्मों के लिए। कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, सबकी अकाउंटिंग एक जैसी बनती है। मेंटेन कंसिस्टेंसी, इससे एक तरीके से कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन होती है। और सिमिलर फॉर्मेट, सबके बुक्स ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट भी एक जैसा होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव है। यूनिफॉर्मिटी आएगी, कंपेरेबिलिटी आएगी, रिलायबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी बुक्स के अंदर, रिड्यूस मैनिपुलेशन, इससे लोग मैनिपुलेशन कम कर पाएंगे। जब सब एक जैसे तरीके से बनाएंगे तो उसके अंदर धोखाधड़ी करने के जो चांसेस हैं, जो मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, वो कम हो जाएगा। यूटिलिटी, यूज क्या है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के यूज क्या है।
कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, सभी लोग एक जैसी बुक्स बनाते हैं, सब एक जैसे रूल्स फॉलो करते हैं, तो कंपेयर करना आसान होता है। हेल्प इन्वेस्टर क्रेडिटर टू टेक करेक्ट डिसीजन, जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं वो सभी कंपनियों की बुक्स ऑफ अकाउंट को इजीली समझ जाते हैं क्योंकि सब एक ही तरीके से बना रहे हैं। ऑडिटर्स को हेल्प होता है अकाउंट्स को इजीली चेक करने में। ऑडिटर्स कौन होते हैं? जो हर साल कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सारी कंपनियां सही से बुक्स ऑफ अकाउंट बना रही है कि नहीं बना रही। रिड्यूस कंफ्यूजन, दूर हो जाता है। बिल्ड ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट है वो एक तरीके से बढ़ता है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉट फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ने एक बार बना दिए, लेकिन रूल रेगुलेशन बहुत तेजी से चेंज होते हैं, है ना, बिजनेस करने का तरीका बहुत तेजी से चेंज होता है, तो कई बार इनमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। डज नॉट कवर ऑल सिचुएशन, कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो सारी सिचुएशन को कवर नहीं करते। बिजनेस के बहुत सारे नए नए मोड आ गए, ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसी तरीके से इन्वेस्टर्स अलग अलग तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी आ गई है, तो ऐसी चीजों जो उलझी हुई चीजें हैं उनके लिए आज भी भारत के अंदर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ICAI इशू करती है या फिर जो IFRS इशू करता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। नॉर्मल बंदा उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं, उनको समझने के लिए अकाउंट्स के एक्सपर्ट्स बंदों की जरूरत होती है। ठीक है। मे नॉट शो द रियल मार्केट वैल्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे को कहता है भाई हर चीज को हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट से दिखाओ, जिससे हमें चीजों की मार्केट वैल्यू का पता नहीं चलता। एक मशीन जो हमने 10 लाख की दिखा रखी है और जब हम मार्केट में हमारी फर्म बंद होती है हम 10 लाख का बेचने जाते हैं तो पता चलता है कि कोई 1 लाख भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। नीड रेगुलर अपडेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हमें रेगुलर बेसिस पर चेंज जो होते रहते हैं उनसे अपडेट रहना पड़ता है। एक जो अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ बंदा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमेशा चेंज आता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो उस चेंज को भी हमें कंसीडर करना होता है। जैसे GST इनकम टैक्स में चेंज आता है ना, इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर भी अमेंडमेंट्स आती हैं, चीजें चेंज होती हैं, तरीका चेंज होता है, तो हमें अपडेट रहना पड़ता है। अगर अपडेट नहीं रहोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशन। अब हम आ गए किसके ऊपर? IFRS के ऊपर। मैंने आपको समझा दिया IFRS क्या है। आज हमारे देश की कंपनियां बाहर काम कर रही हैं, बाहर की कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, तो भाई पूरी दुनिया के अंदर भी हर कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनके अंदर सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो इस सिमिलैरिटी को लाने के लिए आया है IFRS। ठीक है। तो IFRS के अंदर कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फॉलो होते हैं, हर कंपनी से फॉलो करती है, जिससे हर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट एक जैसी बनती है। इंडिया IFRS को सीधा सीधा फॉलो नहीं करता है, बल्कि इनके अंदर कुछ चेंजेस करता है अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर इसको अप्लाई करता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन, IFRS इज सेट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इट इज इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था ICAI इशू करता है, इसी तरीके से ये जो IFRS है ये IASB इशू करता है। दीज स्टैंडर्ड्स यूज ग्लोबली, इसे पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। इसका एम क्या है? मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेबल वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के अंदर हम हर देश की कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको कंपेयर कर सके ताकि सब एक जैसा बनाए। एजम्पशन क्या है? ये गोइंग कंसर्न के बेसिस पर चलता है। एक्चुअल बेसिस ये लोग फॉलो करते हैं, हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करता है, फेयर प्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है। IFRS को फॉलो करने के पीछे क्या एजम्पशंस है? ताकि हम गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को पूरी तरीके से फॉलो करें, एक्चुअल बेसिस को फॉलो करें, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो करें, हमारी प्रेजेंटेशन फेयर बने और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। समझने वाले इंडिया एंड IFRS क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया डायरेक्ट IFRS को फॉलो नहीं करता, बल्कि IFRS के रूल्स को अपने देश की कंडीशन और रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से मॉडिफाइड करके उसको यूज कर रहा है एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर? इंडिया डज नॉट डायरेक्टली फॉलो IFRS। ठीक है। इंडिया क्या फॉलो करता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कन्वर्ज विद IFRS बेस्ड ऑन IFRS बट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशन। इन्हें इंडियन कंडीशन से मॉडिफाइड किया गया। क्लियर? इंडियन AS आर इशूड बाय द ICAI, मतलब इन्हें मॉडिफाइड कौन करता है, कौन इशू करता है?
ICAI करता है, ठीक है। जबकि जो IFRS है वो कौन इशू करता है? IASB। भारत सीधा IASB को फॉलो नहीं करता, मतलब IFRS को सीधा फॉलो नहीं करता। द मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन एएस जो मॉडिफाइड करके भारत पे लागू किया जा रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव ग्लोबल कंपैरेबिलिटी व्हाइल इंश्योरिंग कंप्लायंस विद इंडियन लॉ। इंडियन लॉ को देखते हुए भारत के बुक्स ऑफ अकाउंट दुनिया के सभी देशों के इक्वल बने, मतलब एक जैसा बने, ये इसका मेन मोटिव है, ठीक है। व्हाई इंडिया नॉट फुल्ली अडॉप्टेड IFRS? तो मैंने आपको बताया था कि IFRS जो होता है वो IASB इशू करता है, जो पूरी दुनिया की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सिमिलैरिटी लाने के लिए बनाया गया है। लेकिन भारत की कंडीशन दुनिया के और देशों से थोड़ी सी अलग है, इस वजह से भारत सीधा IFRS को फॉलो नहीं करता। इंडियन लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, है ना, एंड टैक्स लॉ आर डिफरेंट। इंडियन लॉ सच एज कंपनीज एक्ट एंड टैक्स लॉ आर डिफरेंट। भारत के टैक्स लॉ और जो कंपनीज एक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन एंड बिजनेस एनवायरमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कंट्री। ये भी हमारी दूसरे देशों से बिजनेस एनवायरमेंट और इकोनॉमिक कंडीशन भी दूसरे देशों से अलग है। देयरफॉर इंडिया अडॉप्टेड इंडियन एएस which is modified version of IFRS instead of fully adopting IFRS। क्लियर हो गया भाई? तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बिना लाइक करे मत जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, PDF नोट्स भी आपके पास आ जाएंगे।